ओके, तो कल मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, सही है, जिसमें आपने उसी सवाल में रिस्क भी देखने थे और आपने ये लिखना था कि इस स्पेसिफिक रिस्क को केटर करने के लिए मैं क्या क्या प्रोसीजर्स करूँगा ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ कि वाकई में क्या ये रिस्क यकीन में तो नहीं बदल रहा, क्या कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। तो अगर मैं वैसे ही रीड करूँ उसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मैनेजर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं ऑडिट ऑफ चमन लिमिटेड के, यानी ये आपको देख के नाम रखा गया था कंपनी का। चलें, इससे पहले क्या लगता है ये नहीं पूछना। CL इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो स्पेयर पार्ट्स, सही जी, ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाता है, ये उसका कोर्स ऑफ बिजनेस है। आगे, आफ्टर ऑब्टेनिंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू केम टू नो that sales of the company have declined significantly due to competition and economic conditions। अच्छा, यानी वो कह रहा है कि कंपटीशन की वजह से सेल्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है और इकोनॉमिक कंडीशंस भी कोई सही नहीं है। तो यहां से कोई रिस्क निकलता हुआ दिखता है, रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट, सही है जी। यहां से आ गया आपके पास रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट। किस किसने लिखा था रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट? वेरी गुड। और लिखने का तरीका ये था ना कि सिंस द सेल्स ऑफ द कंपनी हैड डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द कंपटीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, देयर इज अ रिस्क दैट पीपी ऑफ दिस कंपनी माइट हैव बीन impaired पीपी ऑफ दिस कंपनी माइट हैव बीन impaired, ये लिखना है, स्पेसिफिकली लिखना है, क्योंकि देखो अब आप अजर्शन जाओगे, वैल्यूएशन का मसला है, सही है। इस सवाल में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थी तो मुझे लगा कि इन्वेंट्री है वो हमारे पीपी ही बनता है, तो रिस्क ऑफ पीपी नहीं लिखा मैंने। नहीं भाई, क्या हो गया, अगर आप पीपी को यूज करके इन्वेंट्री बना रहे हो तो पीपी ही रिकवर नहीं हो पा रहा ना, यानी जो मैंने प्लांट लगाया वो ही रिकवर नहीं हो पा रहा, सही जी। ओके, माइट हैव बीन ओवर वैल्यूड लिख सकते हैं, नहीं, आप स्पेसिफिक लिखेंगे रिस्क इम्पेयरमेंट का है। The risk of impairment as appropriate impairment might not have been recorded, या तो ये भी लिख सकते हो value in use might be lower than its carrying amount। तो यही वो लिखने के तरीके थे जो वहां सीखे थे। चलो, ये तो रिस्क हो गया, पहला रिस्क। आगे हमने कहा फर्दर द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एज कंपेयर टू, तो क्या यहाँ पे एनआरवी लॉसेस का रिस्क है? तो इसका लिखने का तरीका ये था कि सिंस द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एज कंपेयर टू द, देयर इज अ रिस्क दैट एप्रोप्रिएट एनआरवी लॉसेस माइट नॉट हैव बीन बुक्ड एंड कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, ऐसा ही है। तो आपने यही लिखा होगा, यही रिस्क है। चलें, अगर मैं पहले वाले रिस्क की बात करूं तो उसके ऊपर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज ये बनते थे जो स्ट्रेट मैंने लिख के दिए थे कल की क्लास में, कि आप सबसे पहले उससे प्रोसेस समझेंगे ऑफ असेसिंग, कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, फिर मैनेजमेंट की मैं वर्किंग ले लूंगा, फिर उसकी अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को चेक करूंगा, सब्सिक्वेंट सेल्स देख लूंगा, ऐसा ही है। ये सारी चीजें कराने के बाद फिर मैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा। तो मैंने तो बहुत डिटेल करवाया था। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, obtaining an understanding of management process relating to estimating and obtain management workings related to impairment of PP, review the source data used by the management for the assess the reasonableness of the assumptions taken by the management by checking subsequent period sales। ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो उससे ज़्यादा लिखी थी कि मैं उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी देख लूँगा, सब्सिक्वेंट सेल्स देख लूँगा, वो सारी चीज़ें। तो उसने कुछ लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ऐसी बात है, ये जो सवाल है इसमें दो रिस्क हैं, अगर आप सब भी लिखते तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे, कंसिडर इन्वॉल्विंग ऑडिटर्स, मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप चाहें तो अपना एक्सपर्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको वैल्यूएशन में दुश्वारी हो रही है। चलें, इन्वेंट्री एजिंग एनालिसिस लेंगे और देखेंगे ऑब्सोलीट और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री कौन सी है। सब्सिक्वेंट सेल्स देख लेंगे टू वेरीफाई कि कितने पे बिकी, ऐसा ही है। फिर हम कह रहे हैं इंस्पेक्ट इन्वेंट्री कंडीशन फॉर पॉसिबल ऑब्सोलेंसेस, or if there any impairment, ensure whether adequate disclosure is made in FS and inventory have been carried at lower of cost or NRV। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे प्रोसीजर से वैल्यूएशन को केटर कर रहे हैं, हमने कंप्लीटनेस वगैरह की कोई भी बकवास
नहीं कि हम चल रहे हैं रिस्क बाय रिस्क, जो रिस्क है उसके ऊपर क्या काम करूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्लीटनेस पे काम नहीं करूंगा, पर अभी कोई आपको बोले यार, आपको एक क्लाइंट पे बिठाया, आपको बोला हो यार रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो आपने बोला यार इन्वेंट्री की एनआरवी का रिस्क है, तो आपको बोलेगा चलो यार इसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, तो आप क्या शुरू से शुरू हो जाओगे या स्पेसिफिक बताओगे भाई इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है। तो कोई आपसे पूछे कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं करोगे, करेंगे, बट जो पूछा जा रहा है कि इस रिस्क पे क्या करोगे वो नहीं क्लियर है। जैसे जब हम सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर्म में भी निकाल रहे होते हैं ना, तो मैं टीम को लेके बैठता हूँ, बताऊँ बताओ कैसे वेरीफाई करेंगे, तो कुछ होते हैं तोते की तरह शुरू जाते हैं, वी विल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री चेक मैथमेटिक्स। भाई क्या हो गया, मैं रुक जा, पूछ क्या रहा हूँ कि एनआरवी लॉस का रिस्क है, इसको कैसे केटर करेगा। जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिकली हम ये लिखते हैं कि जो रिस्क मुझे दिख रहा है मैं उस पर क्या काम करूँगा, तो जो रिस्क मुझे दिख रहा है उस पर स्पेसिफिक काम होगा, और वो स्पेसिफिक काम ये था। अच्छा मुस्तफा, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा मैं, ये तुम लोगों के लिए PDF है और तुम्हारी उसी फाइल में लगा हुआ है। अच्छा, गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है, गोइंग कंसर्न का रिस्क ये है कि आपकी इक्विटी नेगेटिव हो जाए, तबाह हो जाए आप, कंटिन्यूस डिक्लाइन वगैरह, ये अभी मेरे ख्याल से उस तरफ जा नहीं रही बात, सही है, तो ये सीन है। चलें जी, अच्छा, सिंस द सेल इज डिक्लाइनिंग एंड द इन्वेंट्री इज पाइलिंग अप डबल्ड एज कंपेयर्ड टू द प्रायर ईयर, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। हाँ, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। एंड देयर इज अ रिस्क दैट एप्रोप्रिएट एनआरवी लॉस माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड अगेंस्ट द इन्वेंट्री, ये भी लिख सकते हैं, सही है मुनज़्ज़ा, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलें ओके, अब हमने कहा ये तो हो गया आज का हमारा हिसाब किताब। अब हम बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन की। चलें अब ज़रा फोकस होकर देखते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं 3 प्रोसीजर्स करवा सकूं आपको, जो कि आप करने नहीं देंगे मुझे यकीन है, बट स्टिल कोशिश तो हो ही सकती है, सही है। हाँ, अब आगे सुनते हैं, चलें वही कहानी में लेके चलेंगे जैसे प्रैक्टिकली होता है। सुनना, ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी ऑलरेडी रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करे, यानी कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाए। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 बातें। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करे या ऑलरेडी किस मॉडल पे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो। अच्छा चलें, ये तो बात समझ आती है। मैंने कहा अगर मैं अज्यूम करूं या मैं तसव्वुर करूं कि कंपनी ऑलरेडी रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है, अगर कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है तो और वो चेंज इन पॉलिसी कर रही है, तो चेंज इन पॉलिसी पे बीइंग एन ऑडिटर आप क्या काम करेंगे, पहली बात। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो शुरुआत यहां से हो रही है कि मैं ऑडिटर हूं, मुझे पता लगा है कि कंपनी इस साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रही है। अच्छा, जब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रही है तो पहले तो मुझे ये सीखना है कि मैं उस चेंज इन पॉलिसी पे क्या काम करूं, और जो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा उस पे क्या काम करूं। एग्रीड? चलें एक एक करके बात करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले जब पॉलिसी चेंज हो रही थी किसी क्लाइंट की, XYZ क्लाइंट की, आई विल नॉट कोट द नेम, उस क्लाइंट की पॉलिसी चेंज के ऊपर हमने उठा दिया ऑब्जेक्शन। अच्छा, क्लाइंट सामने से बोल रहा है यार कि भाई मेरे अकाउंट्स हैं, मेरी विश है, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा आपको विद इन द पैरामीटर ऑफ IFRS चेंज करने की इजाज़त है। मैंने बोला वो कैसे, हमने तो IAS 8 में कुछ और ही पढ़ा है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, पेल पाल के आ गए ना पास होके, अभी आगे सीखते हैं कि क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपको चेंज इन पॉलिसी अलाउड तब है जब वो रिजल्ट हो मोस्ट रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में। चेंज इन पॉलिसी अलाउड कब है, मोस्ट रिलायबल और रेलेवेंट। 2 बातें बोली मैंने, रिलायबल और, यानी हम कह रहे हैं कि अगर मैंने पॉलिसी चेंज की उसका जो नतीजा आएगा वो ज्यादा रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, यानी रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ रही है कि वो कह रहा है ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके आपने चेंज कर दी पॉलिसी, वो कह रहा है यस यू आर अलाउड टू डू सो इफ इट विल टर्न इनटू मोस्ट रिलायबल
एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब एक क्लाइंट है वो कह रहा है कि यार हमें जो है ना, चलो वैसे ही बता देता हूँ तुम्हें कि जो टावर्स होते हैं ना वो उसको रीवैल्यू करना चाह रहा था, टावर्स को। अच्छा, अब वो जो टावर्स को रीवैल्यू करना चाह रहा है हमने मना कर दिया। हम कह रहे हैं कि इट विल नॉट टर्न इनटू रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो कह रहा है क्यों भाई, ऐसे क्यों, रिलायबल क्यों नहीं? क्योंकि यार मतलब ये तो मैं अपने मेरे जो टावर्स हैं मैं इसकी फेयर वैल्यू दिखाऊंगा, मैं इसकी फेयर वैल्यू दिखाऊंगा, फेयर वैल्यू दिखाऊंगा, वो तो मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा फिर रेलेवेंट नहीं है। बोला रेलेवेंट कैसे नहीं है, सुनना बड़ी कहानी है इसके पीछे। मैंने कहा आपका जो पेरेंट है उसने रीवैल्यूएशन की पॉलिसी नहीं अपनाई हुई, मतलब उसका शेयर होल्डर इन टावर एसेट्स को फेयर वैल्यू पे देखना ही नहीं चाहता, उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। ये इतनी क्रिटिकल बातें क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखी है, मैं तो एप्लीकेशन में हूं तो मुझे पता है सुनना। और बोल रहा चलो सही है रेलेवेंट नहीं है, मान लिया रिलायबल कैसे नहीं है ये बता। मैंने कहा एंड के साथ है, रिलायबल एंड रेलेवेंट, और नहीं है। रिलायबल भी हो, देखो आप फाइनेंशियल बनाते किसके लिए हो, यूजर के लिए। यूजर कह रहा है मेरे को देखनी नहीं है चीज, मैं क्यों देखूं भाई। फिर पता लगा मैंने उसकी इक्विटी पे नजर घुमाई। किस पे? अच्छा, उसकी इक्विटी थी नेगेटिव, उसकी इक्विटी थी, अच्छा उसकी इक्विटी नेगेटिव थी। और जब उसने ये प्रपोजल डाला हमारे पास से तो मैंने उसको ये कहा एक बात बता, अपनी इक्विटी को पॉजिटिव करने के लिए कर रहा है ना, ताकि तेरी इक्विटी पॉजिटिव दिखे, यानी शेयर कैपिटल आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, रिटेन अर्निंग नेगेटिव आ रही है, ओवरऑल नेगेटिव। तो मैंने कहा अगर तू सरप्लस डालेगा इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा दिस इज नॉट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन दैट यू आर अबाउट टू गिव टू योर शेयर होल्डर्स, you are deceiving your shareholders and users of the FS, and users also include the bank as well, जिससे आपने लोन लिया हुआ है। मैंने कहा ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो बोल रहा है यार ये क्या मतलब, हमारे अकाउंट से, आप ही तो कहते हैं कि अकाउंट्स तो मैनेजमेंट बनाती है। तो मैंने कहा बनाती है तो उसको चेक भी तो मैं करता हूँ ना कि IFRS के तहत बने हुए हैं यार। तो IFRS ये कह रहा है यू आर अलाउड टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो पहले बताओ रेलेवेंट और रिलायबल का मतलब समझ आता है कि भाई वो तो अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा था, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, हम कह रहे हैं भाई नहीं हो सकता। फिर मैंने उसको ये कहा एक काम ये करो, तुम देखो पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन पाकिस्तान, भूल जाओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उसमें कोई ऐसी कंपनी जिसने टावर को फेयर वैल्यू पे रखा हो, टावर को। बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे पता लगेगा कि जो यूजुअली टेलीकॉम सेक्टर है उस टेलीकॉम सेक्टर में शेयर होल्डर्स क्या इस टावर को उस नज़र से फेयर वैल्यू पे देखना चाहते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कि वो वैल्यू और वो अमाउंट या वो इंफॉर्मेशन यूज़र के लिए रेलेवेंट है। पर अगर आज मैं टावर की फेयर वैल्यू भी कर लूँ तो टावर जो लगे हुए हैं वो एक लोहा है, सिर्फ जो लगा हुआ होता है ना उसके ऊपर खानी डिवाइसेस चिपकाई जाती हैं। टावर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो एक लोहा है, उसके ऊपर डिवाइसेस चिपकाई जाती हैं और करंट पास होता है वहाँ से। मैंने कहा भाई ये खंबे लगाए हुए हैं इसकी वैल्यू करके, जाहिर सी बात है भाई लोहे की वैल्यू ऊपर चली गई है, तेरे को तो गेन आएगा ना, तेरे तो सरप्लस ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो तू रीवैल्यू कर लेगा, पर शेयर होल्डर बोल रहा है मेरे किस काम का यार, मैं उसको इस तरीके से देखता ही नहीं हूं। मेरे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती तो हर टेलको कंपनी उसको फेयर वैल्यू पे रखती। तो पहले बताओ रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन समझ आती है? ऑनलाइन में लो प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से जानी, ये बात समझ आती है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने लगा, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट इट विल टर्न इनटू रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सही मालूम मुझे बिल्कुल। और रिलायबल का मतलब ये है कि भाई रिलायबल एंड रेलेवेंट का मतलब भी ये है कि और ज्यादा अच्छी वैल्यू में आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे जा रहे हो, दिस इज नॉट अ रिलायबल मेजर। ज्यादा रिलायबल क्या होती है? फेयर वैल्यू।
कह रहे? तो हम तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई सही है, तू अगर रिलायबल भी निकाल ले वैल्यू, रेलेवेंट में कहाँ से लाओगे? क्लियर है? तो ये मना है। और फिर हमने ये कहा था आप ये भी देखते हो कि बाकी टेलको कंपनीज ये कर रही है नहीं कर रही हैं, यानी यूजर उस तरीके से उस एसेट को देख ही नहीं रहा, तो आप वो इन्फॉर्मेशन दे क्यों रहे हो? और फिर ये भी होता है इसके अंदर कि आप ये मेक श्योर करें कि अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के लिए तो नहीं कर रहा, जो कि मेरे केस में आपके सामने एविडेंट था कि वो अपनी इक्विटी को पॉजिटिव करना चाह रहा था, और सरप्लस जाता तो इक्विटी डेफिनेटली क्या हो जाती? पॉजिटिव हो जाती। पहले बताओ बात समझ आती है? एक तो ये हो गया। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड व्हेन इट विल रिजल्ट इन मोर रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे कि वेदर यूजर wants this information, value can be placed reliance। अच्छा, वैल्यू कैन बी प्लेस रिलायंस का मतलब ये है कि मैंने आपको ये बताया ना अभी कि जो शेयर होल्डर है क्या वो उसको उस तरीके से देखना चाहता है, तो वो रेलेवेंट भी नहीं है उसके लिए, रिलायबल भी नहीं है। अच्छा, उसने मुझे कहा फिर बहस करके आगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती, बिल्कुल हो जाती, क्योंकि ऐसे देखो करने की कोशिश तो कर रहा था विद इन द IFRS, तो हमने कहा विद इन द IFRS भी पहले ये दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे तुम्हें, तो तुम्हें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अलाउड है, अदरवाइज अलाउड। अच्छा, मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना तो उसको ले जा फेयर वैल्यू पे, मुझे कोई मसला नहीं है, वो तो अलाउड भी है, और वो तो हर शेयर होल्डर चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे देखे, तो मैंने कहा वो कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है सर, वाई वॉन्ट शेयर होल्डर वॉन्ट इट एट फेयर वैल्यू? बिकॉज वो सिर्फ एक लोहा है टावर, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन नीड नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर को सेल्स दिखनी चाहिए कितनी है, क्योंकि वो तभी तो कहते हैं ना पीपी को अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हो तो फिर शुरू से ही रखते हैं। आज आपको क्या मौत आई है कि आज आप अचानक से अपनी पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी एग्जांपल देगा हूँ, तो ये जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, इतनी बड़ी लैंड खरीदती हैं, उस पर इतने बड़े प्लांट्स लगाती हैं, वो क्या करती हैं, लैंड और बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे रखती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में पाकिस्तान में यूजुअली यूजर ये देखता है कि यार जो मैंने जमीन खरीदी हुई है, जो मैंने फैक्ट्री बनाई है, उसकी असल वैल्यू क्या है। तो वो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच है कि वो असल वैल्यू डिपेक्ट हो, असल वैल्यू डिपेक्ट हो, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि यार यूजर की इंफॉर्मेशन नीड यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होती यही है। पर यार अगर तुम टावर्स की बात करोगे जो कि टेलको कंपनी लगा रही है, वो उसका एक सिर्फ लोहा है, उसके ऊपर कनेक्शंस लगते हैं, उस कनेक्शंस की वैल्यू अलग है, उस टावर की वैल्यू अलग है। बात समझ आती है? तो ये सॉर्ट ऑफ ये था। अच्छा, अब आगे सही, तो फ्रॉड के लिए कर रहा है जी बेटा, ये बोला मैंने फ्रॉड के लिए कर रहा है, वो इधर सुनो, फ्रॉड के लिए नहीं, कोशिश कर रहा था, करने नहीं दी, इधर आगे। अब हमने कहा ये तो हो गई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात। वो कह रहा है आप मुझे ये बताएं ना कि अगर हम चेंज कर लेते तो आप क्या क्या करते? हमने कहा सबसे पहले हम आपसे बोर्ड अप्रूवल मांगते हैं, क्योंकि पॉलिसीज आपका बोर्ड बनाता है, और हम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहते हैं कि आप अपना अप्रूवल दें, तो हम कहते हैं इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हैज बीन अप्रूव्ड, इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हैज बीन अप्रूव्ड। तो हम ये यहां पे लिख देते हैं इंस्पेक्ट minutes of meeting of board of directors in which change in accounting policy has been approved। सही हो गया जी? अभी तक हमने सिर्फ इतनी पंचायत की कि हमने बोला कि भाई अप्रूवल दिखा दो। अच्छा, हमें तसल्ली हो गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पॉलिसी को अप्रूव किया हुआ है। अच्छा, फिर ऑब्टेन वर्किंग
of retrospective adjustment of change in accounting policy from the management. अच्छा, क्या जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे क्या रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी? तो रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए होगी ना क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, तो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए मैं उससे वर्किंग मांगूंगा। क्या आपको पता है ना कि अगर पिछले साल भी कोई चीज होती तो वैसी ही दिख रही होती, तो हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस बताओ ना भाई। अगर कोई भी, देखो मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूं ना, ओवरऑल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो क्या होगा, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव वर्किंग मांगेंगे उससे कि आपने क्या किया हुआ है। फिर आप देखेंगे, फिर आप इसी के अंदर बोलेंगे इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट वेदर the accounting policy change has been appropriately accounted for in accordance with IFRS. यानी हम ये कह रहे हैं कि जब मैंने उससे वर्किंग ली तो हमने ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज जो है, जो वर्किंग में किया हुआ है, क्या वो अकॉर्डेंस विद IFRS है या नहीं है। यानी भाई अगर अकाउंटिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई। पिछले साल अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं तो हर साल किस पे दिखनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे। और गेन और लॉस एप्रोप्रिएटली रिटेन अर्निंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्क हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें। और आखिर में आप लिख देंगे कि मैं इवैल्यूएट कर लूंगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर। होता है, नोट आता है कि ये पॉलिसी चेंज हुई थी, बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट और P&L पे इम्पैक्ट। तो आपने कहा चलें ये तो बात हो गई हिसाब किताब इसकी कि आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर ली। तो यहां पे आखिर में लिख भी देते हैं, यहां पे आखिर में लिख भी देते हैं इवैल्यूएट appropriateness of the disclosures made by the management with respect to change in accounting policy। यानी वही चीज जो आप खुद करते हैं। अगर आप एक IAS 8 का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, आप सिंपल मैनेजमेंट से वो वर्किंग लेके वेरीफाई कर लो कि भाई क्या वो चीज एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर हुई या नहीं हुई। और आखिर में आपने जाके क्या देख लिया, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी का, ये आ गया यहां पे। चलें, ये तो बात हो गई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की इजाजत दे दी मैंने उसको। चलें अब वापस से, मैंने कहा कि अगर आपका क्लाइंट अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहता है तो क्या इज इट अलाउड, बट व्हेन it will turn into more reliable। और आगे सुनिएगा, ये भी बात समझ आती है। मैंने कहा जब वो रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन में तब्दील होगा तो उसके आगे अब हमने काम शुरू करना है, वरना तो पहले ही बात खत्म हो जाती, पहले ही मना कर देते। अच्छा पहला, अच्छा प्रोसीजर में ये भी लिख सकते हो कि इवैल्यूएट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हैज बीन टर्न्ड इनटू मोर रिलायबल। और तो ये भी तो आपका प्रोसीजर है कि ये भी तो आप ही ने देखना है, क्योंकि देखो आपको बोले भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, बताओ आप क्या करोगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा ना आगे जाने से पहले कि मैं इवैल्यूएट करूंगा कि वेदर द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल रिजल्ट इन मोर रिलायबल। और अच्छा ये इसलिए लिखूंगा क्योंकि अगर मुझे रिलायबल ही नहीं लगेगा तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स लेके करूंगा क्या, मेरे किसी काम के नहीं। आगे की बात तो उसके बाद शुरू होती है। अच्छा दूसरी चीज, फिर आप बोलेंगे चले आपने मान लिया, फिर आप बोलेंगे अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल दिखा दो, क्योंकि हमारी नजर में भी अप्रोप्रिएट है, डायरेक्टर्स की नजर में भी अप्रोप्रिएट होगा। पहले आप डायरेक्टर की रजामंदी दिखाओ कि उसने ये चेंज अप्रूव किया है। अच्छा मैं बोलूंगा अगर चेंज अप्रूव हुआ हुआ तो मैं बोलूंगा वर्किंग की होगी तुमने, तो आप बराए मेहरबानी मुझे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की पूरी वर्किंग दे दें, जिसमें 3 कॉलम बैलेंस शीट की वर्किंग हुई हुई होगी, इंपैक्ट निकाले हुए होंगे पिछले सालों के, और क्या मैं उसकी वर्किंग पे विश्वास करूं या खुद भी चेक करूं। तो देखो ये क्या था, इवैल्यूएट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IFRS। क्या अकाउंटिंग वैसे हुई हुई है जैसे IFRS में होनी चाहिए। और आखिर में आप कह रहे हैं इवैल्यूएट करेंगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर्स मेड बाय द मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई जो इसने चेंज किया, क्या वो चेंज ऑल टुगेदर IAS 8 के हिसाब से डिस्क्लोज हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ये तो आपकी बात हो गई सिंपल। BOD रीजंस फॉर अप्रूवल देते हैं, रीजंस फॉर अप्रूवल देते हैं नहीं भाई, वो उसे अप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद तो टाइम नहीं होता। मतलब क्या
कोई कटहरे में खड़े हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला हाँ भाई ये रीजन दे रहे हैं हम इसलिए चेंज कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैनेजमेंट उनके पास लेके जाती है और मैनेजमेंट से वो सवाल करते हैं। हाँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो डॉक्यूमेंट हो रहे होते हैं उसमें अगर उसने कोई सवाल कर लिया डायरेक्टर ने तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। पता है ना, मिनट्स बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बना रहा होता है तो कंपनी सेक्रेटरी जो भी मिनट्स बनाता है उसके अंदर वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट की जाती है जो डायरेक्टर से हुई है। तो अगर डायरेक्टर ने कोई सवाल पूछा तो पूछा, नहीं पूछा, उसको अप्रोप्रिएट लगा, डेलिब्रेशन नहीं हुई तो वो वैसे ही अप्रूव कर देगा। उसमें लिखा हुआ होता है इट हैज बीन रिजॉल्व्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर पीपी हैज नाउ बीन चेंज्ड, बस ये लिखा हुआ होता है। अब ये थोड़ी ना है कि एक बंदा एंटर हुआ, उसने पूछा सर पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टर बोल रहा क्यों कर सकते हैं, बोला सर इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट, बोल रहा क्यों रिलायबल एंड रेलेवेंट, बातें चल रही हैं, 5 पेजों का सफा भर गया, आखिर में डायरेक्टर कह रहा है अप्रूव्ड। ये कैसी बात है भाई? अगर तो कोई डेलिब्रेशन है तो वो मिनट्स में आती है, अदरवाइज नहीं आती, डिपेंडिंग आपको उस मिनट से मकसद है या अप्रूवल से। आपने भाई आप तो आगे ही कब गए जब आपने बोला कि भाई मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या आप आगे जाएंगे? अच्छा वैसे बताओ, एक क्लाइंट की ख्वाहिश हो कि मैं जो हूं कॉस्ट मॉडल से वो फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट पे आना चाहता हूं, मना है? वाई? बिकॉज इट विल नॉट टर्न इनटू मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंफॉर्मेशन तो फेयर वैल्यू है, तो आप वाइस वर्सा तो जा ही नहीं सकते ना, वो तो आप पहले इस चांस पे मना कर दोगे। तो अगर डायरेक्टर ने अप्रूव भी कर लिया होगा आपके किसी काम का, आप बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो, ये अलाउड ही नहीं, क्योंकि आप कहते हो मैंने फ्रेमवर्क के तहत ऑडिट किया है और आपका फ्रेमवर्क आपको अलाउ, तो आप कर कैसे सकते हैं? अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर उसने कर भी लिया, चेंज भी नहीं कर रहा, मान भी नहीं रहा, मिस स्टेटमेंट हो गई, पक्की बात है। अच्छा ये जो मिस स्टेटमेंट है और अगर एक सिग्निफिकेंट आइटम को हिट कर रही है तो मटीरियल है, कैन बी परवेजिव एज वेल, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम एग्री नहीं करते, वो बोल रहे हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो वो यहीं से तो निकल के आती है कि जब आप इसका ऑडिट कर रहे होते हो, देखो एक तो ये है कि आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, एक ये है एक्सेप्टेबल है, उसने वर्किंग गलत की हुई है। तो अगर वर्किंग गलत की हुई है तो भी मिस स्टेटमेंट है, तो वो सारी इस प्रोसीजर से निकल के आती है कि आपने ये काम किए, आप चेक कर रहे थे, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक दिखी, तो आपने बोला भाई यार डेप्रिसिएशन गलत निकाला हुआ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर भी होना चाहिए, आपने तो वो किया ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि अच्छा यार हम नहीं कर रहे, इममटीरियल है, तो हम क्या बोलेंगे, लिख के दे दे, पर उसको तब बोलेंगे जब हमारे लिए भी इममटीरियल हो। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो पहले बताओ कहानी क्लियर है? एक सवाल आया था सर बीओडी मिनट्स पब्लिश होते हैं कहीं पढ़ने के लिए? जी बेटा मैं अभी आपको, मैं निकलूँ गाड़ी में, मेरे पीछे पढ़े में आके लेट के देख लिया वहाँ पे, भंगी ये कैसी बात है? मतलब बीओडी मिनट्स क्यों पब्लिश होंगे यार? मतलब वो कह रहा है मार्केट में डायरेक्टर्स के मिनट्स घूम रहे हैं, लोग आते आते रीड कर रहे हैं, ओह भाई ये डायरेक्टर ये कह रहा है सुबह से। अबे इंटरनल डॉक्यूमेंट है यार, क्या हो गया जानी, मतलब खैर हो गई आसान। आई नो सुबह का टाइम है, बट ये कैसी ख्वाहिश है, बोल रहे डायरेक्टर्स के मिनट्स कहीं पब्लिश होते हैं, मेरे को पढ़ना है। अजीब भंगी है इधर। हाँ आंख ही की बात है ना, खत्म हो गई बात। एक पर्ची पे लिख लो ना सारी ख्वाहिशात। जी जी सर जी, ओके सही बात है, पैसे तो मिल रहे हैं ना। इधर अच्छा इधर चलो, इधर देख लो प्लीज फोकस के साथ। अच्छा अब देखो प्लीज, अब हमने ये कहा प्लीज सुनना। अबे ट्यूशन पढ़ाता है ना तुम लोग, क्या मतलब? मैं वैसे बोल रहा हूँ, चले इधर। अच्छा चलें इधर देखो प्लीज। अब हमने कहा बात चल रही है रीवैल्यूएशन की, पहले हमने बहस की किसके ऊपर कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो हमने बात की, एग्रीड। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि हमने उसको अलाउ कर दिया अगर कि आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर लें, या ऑलरेडी वो अकाउंटिंग पॉलिसी फेयर वैल्यू पर रख के बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा सबसे पहले मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा और मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आप मुझे अपनी रीवैल्यूएशन का शेड्यूल दे दें। रीवैल्यूएशन का, अच्छा आप देखें रीवैल्यूएशन के शेड्यूल में आ क्या रहा होता है, जरा सुनिएगा। क्लास ऑफ एसेट, एसेट की डिस्क्रिप्शन, अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि हमने अपने इक्विपमेंट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, किसको?
तो इक्विपमेंट का एक टाइप होता है या मल्टीपल नेचर के होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होता है कि लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर्स को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है तो कंप्यूटर की एसेट डिस्क्रिप्शन में हर एक लैपटॉप का मॉडल अलग होगा पर क्लास एक होगी। यानी हम ये कहेंगे भाई यहां पे लाइन से इक्विपमेंट्स आ रहे होंगे, पर क्या सारे इक्विपमेंट सेम नेचर के होंगे? अलग अलग नेचर के, क्योंकि क्लास एक होगी। क्लास है सर, रीवैल्यूएशन का शेड्यूल और पीपी का नोट सेम चीज होती है क्या? मैंने ऐसी कुछ बात कही? रीवैल्यूएशन की वर्किंग का मतलब है वर्किंग, ये दिख रही है यहां पे चसी सामने बनाई हुई है, तो वही बता रहा हूं। फिर बोल रहा है रीवैल्यूएशन का शेड्यूल और पीपी का नोट सेम होता है। पीपी का नोट, मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया? पीपी का नोट आपके एफएआर से भी अलग होता है। फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर डिटेलिंग होती है कि जो इक्विपमेंट्स में अगर 1000 एसेट्स आ रहे हैं तो 1000 के 1000 कहां दिखेंगे एफएआर में? क्या वहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन भी दिखती है? ऐसा ही है। चले भाई, डेट ऑफ एक्विजिशन भी दिखती है, कितना आज तक डेप्रिशिएट हो गया सब पता लग रहा होता है, और हम फॉर द ईयर भी वही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसका क्यूमुलेटिव सम कहां आता है? नोट में। ये थी बात। नोट में भी तो रीवैल्यूएशन आ रही होती है, चसी वो एक लाइन होती है, टोटल होता है, उसके बैक एंड पे 1500 एसेट्स हो सकते हैं। बात समझ आ रही है खुबैब? चसी बात समझ आ रही है कि क्या कह रहा हूं मैं? यस सर भी कह रहा है। आगे सुनो इधर। अच्छा भाई, फिर आ रही होती है एसिड की डिस्क्रिप्शन। भाई नोट के अंदर नशई एक लाइन आइटम आ रहा होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, यही होता है ना, पर उसकी वर्किंग तो कहीं होगी ना। ये वो वर्किंग है जो उससे मांगी हमने कि भाई खुदा के वास्ते ये वर्किंग दे दे। अच्छा, अब हमने कहा ये हो गई एसिड की डिस्क्रिप्शंस, यहां पे आ रही होंगी। अच्छा, सबसे जो मजे की बात यह है कि हमने इस पे ऑलरेडी काम कर लिया होगा। पीपी में एडिशन भी देखी थी, डेप्रिसिएशन भी देखा था, डिस्पोजल भी हटा दिए थे, कैरिंग अमाउंट पे पहुंच गए थे आप। मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस भी देख के आ रहे थे। हाँ सर, ये एफएस की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना? क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई? भाईजान छोटी कुप्पी क्या हो गया? हुआ क्या? मतलब ये समझ नहीं आ रही बात। मतलब बोल रहा है ये वर्किंग एफएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो भंगी क्या ये वर्किंग एफएस में लगा रहा हूं या कैलकुलेट कर रहा हूं? भाई कैलकुलेट होगा तो वहां जाएगा ना। अभी क्या फिक्स एसेट रजिस्टर एफएस में चिपकाता हूं या वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं? तो ये भी तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, वो याद नहीं है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, और फिर अलग बोलता है कि आपके एफएस उसी अकाउंट से बने हुए हों। तो चसी यही है ना, यही है शेड्यूल वर्किंग, ये वर्किंग्स हैं, इसके बेस पे क्या बनेंगे? एफएस। बात समझ आ रही है? पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ भाई, बोल रहा है इसको वर्किंग को एफएस में चिपका दो, शेयर होल्डर को बोल मुंह पे मार दो, दिखता रहे खुद। इधर चले आगे, देखो इधर चले, कैरिंग अमाउंट तक बात सही है, हमने वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा जल्दी से ये बता दो, क्या एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई की हुई है? पक्की बात है। चलें ओके। हमने कहा अब बारी आ गई फेयर वैल्यू की। अब बारी आ गई जानी फेयर वैल्यू की। हमने कहा कि सर यहां पे जो फेयर वैल्यूज हैं ये बताएगा ऑल टुगेदर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, ये बताएगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। अच्छा अब समझने की बात यह है कि देखो, अब जैसे मैंने आपको टावर कंपनीज की एग्जांपल दी कि जब टेलको कंपनीज वैल्यूएशन कराने जाती हैं, और अगर मैं उसको अलाउ भी कर दूं, क्योंकि मुझे एक बात पता थी, एक कंपनी थी जो फेयर वैल्यू पे रखती है पर ग्लोबल है, मैंने उसको बताई नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे काम करना पड़ता। कौन वैल्यू करता है इतनी सारी चीजें? मैंने बोला होती ही नहीं है। भाई हम तमीज से चल रहे थे, चलने दो। वो बोल रहा है मैं रीवैल्यूएशन करनी है, मैंने इसको बोला था तू कोई कंपनी ढूंढ के ले आ। अच्छा हमारे पास तो ईवाई में पूरा पोर्टल होता है ना कि वो बता रहा होता है कि ये हमें पता था। मुझे एक थी, एक उसको मिल जाती तो वो तो आ जाता पीछे, बोलता अब क्या।
हमने बोला भाई इतनी सारी वर्किंग कौन करेगा, इतने सारे टावर्स पे उसकी वैल्यूएशन, अपना एक्सपर्ट लगाना, ये तो मुसीबत है। फिर पूरा सरप्लस देखो, हर एक एसेट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा रहने देते हैं, बताया ही नहीं उसको। आज तक कॉस्ट पे चल रहा है, इक्विटी नेगेटिव। हाँ नहीं, इंटेग्रिटी क्या मतलब कोई गलत बात की है मैंने? हम तो बोल रहे हैं रिलायबल तो अभी भी नहीं है भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि मार्केट में कोई और कंपनी कर नहीं रही ना, उसका जो पेरेंट एंटिटी है वो भी नहीं देख रहा उसको ना। देखो अगर ऐसा होता, देखो पेरेंट ही ओनर है ना अल्टीमेट, तो पेरेंट ने अपनी किताबों में जब टावर्स को फेयर वैल्यू पे नहीं रखा हुआ, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन नीड ही नहीं है कि टावर्स को किस पे रखा जाए, फेयर वैल्यू पे। पर वो तो अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के लिए कर रहा था, इक्विटी पॉजिटिव करने के लिए, जो कि मैंने कहा हो नहीं सकती, मैंने मना कर दिया। हाँ एक मुझे कंपनी पता थी, मैंने इंटेंशनली नहीं बताई। काम कौन करता बिला वजह, वैसे ही इतने सारे काम थे, हमने बोला निकल अभी। आज तक नेगेटिव है, पर अब वो असल ऑर्गेनिक ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अभी पिछले साल के मुकाबले में कुछ 40% का रिवर्ट मारा है, और वाकई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो कहने का मतलब ये कि देखो मैंने तो उनको बोला ना कि काम करो अच्छे से, क्या 2 नंबर ही कर रहे हो, अच्छे से इक्विटी को पॉजिटिव करो, ना कि सरप्लस को यूज करके। तो देखो दे आर ऑन द ट्रैक। चलें इधर, अब सुने प्लीज प्लीज प्लीज, अब सुनिएगा। अब इसके आगे कहानी क्या, सुने। अब ये तो हो गई फेयर वैल्यू के बाद वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बताएगा, एग्रीड है। पर फेयर वैल्यू पे जाने से पहले मैंने अपनी टीम को ये कहा, भाईजान ये देख लो, फिक्स एसेट रजिस्टर को उठाओ और ये मेक श्योर करो कि उसके अंदर अगर 5000 इक्विपमेंट आ रहे हैं तो इस शेड्यूल में भी 5000 इक्विपमेंट आनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा एंटायर क्लास रीवैल्यू होती है पीपी में, याद नहीं है? एंटायर क्लास का मतलब अगर बिल्डिंग तो सारी बिल्डिंग्स, एंटायर क्लास रीवैल्यू होती। तो मेरे ख्याल से आपका ये प्रोसीजर भी तो बन गया कि जो अकाउंटिंग है उसकी वेरिफिकेशन मेरा प्रोसीजर है। We will make sure that the entire class of PP has been revalued. और जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने एक और गेम की हुई थी। गेम ये की हुई थी कि जब मैंने, अच्छा उसने ना रीवैल्यूएशन की वर्किंग चिपकाई हमारे जूनियर को। उसने बोला सब देखें सारे एसेट्स आ रहे हैं, देखें ये वैल्यूज आ रही हैं, खुश हो रहा देख के। मैंने कहा एक काम कर, इसको कंपेयर कर फिक्स एसेट रजिस्टर के इक्विपमेंट से। वहाँ पे 500 इक्विपमेंट ज़्यादा आ रहे थे और यहाँ पे उसने नहीं लिए हुए थे। अच्छा मैंने इंक्वायरी रेस की, मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं लिए हुए, इंटायर क्लास होनी चाहिए। तो उसने बोला यार ये कोई मिनिमल वैल्यू के होंगे। मैंने कहा बात मिनिमल की है ही नहीं, बात है कंप्लीटनेस की। आपने क्यों नहीं लिए हुए सारे एसेट्स? सब होंगे। बाद में पता लगा वो एसेट्स की वैल्यू नेगेटिव थी। तो अबे तो वंगी नहीं, नेगेटिव थी इसीलिए उसने उसको हटा ही दिया था। तो जो सरप्लस वो सोच के बैठा हुआ था वो उससे कहीं कम हो गया था उसको इंक्लूड करने के बाद। तो पहले बताओ कंप्लीटनेस का मतलब समझ आता है कि आपने हर जगह से उसको, मतलब जगह पे आप बोल रहे हो कि भाई नहीं इधर उधर नहीं, आप 2 नंबर ही करेंगे, हम करना नहीं देंगे। पहले बताओ एंटायर क्लास का मतलब समझ आया? आपने एंटायर क्लास पे बात कर ली, चलें आगे सुनते हैं। फिर हमने बोला यार एक बात बताओ, फेयर वैल्यू तुम तो नहीं कर सकते। अब जो टावर्स हैं, मतलब तुम तो एक्सपर्ट नहीं हो कि तुम जाके टावर को देखो अच्छा इतने का बिकेगा, ऐसा तो नहीं है ना मैं एक्सपर्ट हूँ उसका। हाँ अकाउंटिंग ऑडिटिंग की बात कर लो, मेक सेंस। पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो, वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट्स। तो आपने किससे वैल्यूएशन कराई? उसने बोला कि भाई XYZ एक्सपर्ट है। मैंने कहा अच्छा एक्सपर्ट है, ओके प्लीज़ उसकी रिपोर्ट दे दें। ऐसे ही रिपोर्ट दी होगी उसने, रिपोर्ट दी होगी ना। अच्छा और एक और चीज़ बड़ी अहम है, आपको नहीं लगता कि जो डेटा है पूरा ये वाला किसको गया होगा? एक्सपर्ट को। कैरिंग अमाउंट भी गई होगी, इक्विपमेंट भी गया होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन सब किसने भेजा होगा? मैनेजमेंट ने। किसको? कहानी सुनना। मैंने कहा एक काम कर, जो तू मुझे डेटा दिखा दे ना ये वाला, मुझे ईमेल दिखा दे कि तूने यही उसको भेजा था। यानी कहने का मतलब तो ये है ना कि उसको हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन दी हो, मुझे कोई और दे रहा है। उसको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दी है तो वो वैल्यू तो किसी और एसेट की बता रहा होगा, वो यहाँ पे लाके चिपका दे, मैं क्या ही कर लूँगा। मैंने कहा कोई मसले। बोला आपको विश्वास नहीं है? मैंने कहा नहीं।
नहीं है विश्वास, आप सिंपल मुझे बता दें कि आपने उसको जो ईमेल की है, याद रखिएगा ये बड़ी अहम बात है, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ये अभी पिछले साल की बात है, ये सारी चीजें हुई हैं, आपने उसको जो ईमेल की है वो बता दें मुझे। तो हमने बोला सही है, दिखा दो ईमेल, उसने कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी, मैंने अपनी फाइल को वी लुकअप लगाया, एक एक चीज मैच हो गई, सिवाय उन 500 के, सिवाय उन, वो तो भेजे ही नहीं थे, वो तो इनको चर्चियों को पहले ही पता था खराब है, तो उन्होंने भेजे ही नहीं, तो उसने बताया भी नहीं, लॉजिकल बात है ना, इसने भेजे नहीं तो बताया नहीं, तो मैंने उसको बोला वो 500 भी भेज, तो जब वैल्यू आई सामने से तो वो फिर कंप्लीट आई, तो क्या कंप्लीटनेस पे भी काम हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा अभी तक हम किस पे पहुंच गए हैं, एक्सपर्ट के पास। अच्छा एक्सपर्ट का हमने नाम पूछ लिया, हमने उसकी रिपोर्ट मंगवा ली और देख लिया कि उसने डेटा क्या ट्रांसफर किया था उसको एक्यूरेसी के लिए। चलें, मैंने कहा यार ये भी तो मसला है कि एक्सपर्ट ही फारिग हो, अबे मतलब कोई पता नहीं कहाँ से उठा के वैल्यू लगवा ली, कौन है ये, इसको देंगे तो सही। फिर हमने ये कहा कि यार आप एक काम करें, मुझे एक्सपर्ट्स की क्वालिफिकेशन बताएं। मैं उसकी वेबसाइट पे गया, मैंने इंस्पेक्ट किया कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी पब्लिश रिपोर्ट्स क्या है, आज तक उन्होंने किस किस असाइनमेंट्स पे काम किया है, वो सारी अचीवमेंट्स आ रही होती हैं। आप किसी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको सारी चीज़ें दिख रही होती है, और वेल नोन होता है तो वो यूजुअली बाकी लोगों के लिए भी काम कर रहा होता है। तो क्या उसकी पब्लिश रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, हाँ या नहीं। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पीईसी, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या करती है, सर्टिफाई करती है, अपने बोर्ड पे लाती है, अपने पैनल पे लाती है कि ये मेरे सर्टिफाइड लोग हैं। तो क्या मैं वो लिस्ट जाके साइट से देख सकता हूं, अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस बात को वेड कर रही है कि हाँ यार ये मेरे लोग हैं और मैंने इनको ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो क्या वो एक ऑथेंटिकेटेड बात है। अच्छा ये सारी चीज़ें पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी कॉम्पिटेंस देखने के लिए, ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहा हूँ। अच्छा और फिर मुझे पता लगा आज तक उसने लैंड और बिल्डिंग मेजर किया है, उसने कभी भी टावर्स को मेजर नहीं किया, कैपेबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस होगी, कैपेबिलिटी नहीं है। तो कैपेबिलिटी का मतलब समझ आता है कि सही है, ही इज कॉम्पिटेंट इनफ बट ही इज नॉट केपेबल टू डू सो दीस टाइप ऑफ वैल्यूएशंस, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे ही मुझे पता लगा ना मैनेजमेंट ने किसी ऐसे से वैल्यूएशन कराई है जिसका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, तो मेरा रिस्क बढ़ गया। कैसे, यूजुअली क्या होता है पता है, यूजुअली जो एक्सपर्ट वैल्यूएशन लगा के देता है ना लैंड और बिल्डिंग की, वो पर एकड़ का रेट लगाता है कि यूजुअली मार्केट में ऐसी ही ज़मीन करीब करीब में कितने की बिकी है, वो मल्टीप्लाई करता है और फिर देखता है कि पर एकड़ पर स्क्वायर फीट, और फिर उसकी डेकोरेशन वो कैसी बनी हुई है, उसका सारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग वो देख दाख के पूरी वैल्यू लगा के देता है। तभी तो उसका काम ही है कि यूजुअली अगर ये सारी चीज़ें किसी बिल्डिंग में हों, ये स्क्वायर फीट हो, तो कितना अमाउंट एक बायर पे करने को तैयार होगा, फेयर वैल्यूएशन। क्या बोला, कौन मेजर करके दे रहा है, एक्सपर्ट मेजर करके दे रहा है जी। अभी आगे आ रहा हूँ ना कहानी पे, यूजुअली नहीं करता तभी तो मुसीबत है। अभी आ रहा हूँ आगे कहानी पे, लेट मी कंप्लीट देन वी विल डिस्कस। सही है, सुनिएगा आगे। चलें, हमने कहा यहाँ तक बात समझ आ रही है। अभी हमने जो भी तफरीक की उसमें हमने एक्सपर्ट से बात नहीं की अब तक, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस को, कैपेबिलिटी को असेस करता हूँ। अच्छा कैसे करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देख के कॉम्पिटेंस पता लगती है, उसका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देख के कैपेबिलिटी पता लगती है, उसकी पब्लिश रिपोर्ट्स देख लूँ, हाँ या नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं मैनेजमेंट को बोलूँ यार मेरी उससे मीटिंग करा दो, हो सकता है, वो मना नहीं कर सकता वो। अच्छा आपने 2-3 सवाल फेंके ऐसी टेक्निकल, क्या इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हो, वो अलग ही दुनिया में निकल गया। आपको तो पता है, आप तो एक्सपीरियंस हो, आपको नॉलेज है ना, नॉलेज का मतलब है आपको नॉलेज है कि वैल्यूएशन यूजुअली कैसे होती है, आपको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है यार कि एकड़ की बेसिस पे देखा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है पर स्क्वायर फीट के रेट को, देखा जाता है यूजुअली ऐसे ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हुई हैं, वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस बेस पे वो बताता है कि भाई अगर ये इंटीरियर डिजाइन है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई आप वैसे यूजुअली वैल्यूएशन कैसे करते हो, बोलता है यार बस वो एकड़ वेगर देखते हैं और वो
FBI जिस पे टैक्स लगाता है वो रेट चिपका के दे देते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा कैजुअल है यार, कोई तो सीरियसनेस ही नहीं है, मतलब कोई वैल्यू ही ऐसे ही निकाल के दे दी है। क्या मेरा रिस्क हाई हो जाएगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये जो फेयर वैल्यूज आ रही है ना, फिर ये गलत है, फिर ये काम की नहीं है। तो इस केस में हम अपना बंदा लाएंगे, अपना एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट। कौन सा एक्सपर्ट? तो आप खुद कर लेते। अब पता है फरजान झुक के इंच टेप से नाप रहा है, हाँ नहीं वैसे बता रहा हूं कि तू फुल नापने में लगा, पीछे से लोग आते जाते देख रहे हैं कि क्या नाप रहा है इधर। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि भाई आप इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, आप इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है। इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपॉइंट ऑडिटर एक्सपर्ट। अच्छा, उस पर रिलाई क्यों नहीं कर रहे? वैसे ही फाड़ेगा वो। तो आपको अब, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो आपको अपना एक्सपर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात तो सुने, मजे की बात, आप अपना एक्सपर्ट लगा लेते, बातें नहीं बाबू इधर मेरी आंखों में देखना, उधर नहीं इधर। मैं ये कह रहा हूं, आप जब अपने एक्सपर्ट को हायर करने गए तो आप अपने एक्सपर्ट की भी कॉम्पिटेंस असेस करेंगे? हाँ, क्यों? अबे जिसकी वजह से उसको फारिग किया हमने, बोला भाई नहीं चाहिए वो, तो फिर हम अपना भी तो देख दाख के लाएंगे ना बंदा। पता है वो भी उसी की तरह बिल्कुल फारिग आदमी के, उसने भी कुछ भी बता दी वैल्यू। तो अच्छा, तो अपने एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस के लिए भी यही प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, उसकी प्रायर एक्सपीरियंस, उसकी पब्लिश रिपोर्ट, उससे मीटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मजे की, क्या मैं अपने एक्सपर्ट को बोलूं तेरा कोई क्लाइंट से रिलेशन तो नहीं है, तेरे कोई शेयर्स तो नहीं है? नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, क्यों कर रहा हूं ये मैं? इंडिपेंडेंस के लिए। देखो कहानी कनेक्ट होती है, इंडिपेंडेंस के लिए प्रोसीजर यूं निकल के सामने आ रहे हैं, ये काम करूंगा। अच्छा, आगे इंडिपेंडेंस भी हो गई। मैं उसको बोलूंगा अगर तू इंडिपेंडेंट, उसने बोला अल्लाह की कसम, मैंने कहा तू अल्लाह की कसम खा रहा है, मानता हूं, लिख के दे दे। एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि तुमने ये वैल्यूएशन करनी है, तुम ये लिखो कि तुम इतने कॉम्पिटेंट हो, तुम ये इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंडिपेंडेंट होना अलग बात है, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच करना, पता चले मार्केट में तुम गा रहे हो उसके इतने टावर्स हैं, इतनी वैल्यू के हैं, भाईजान नहीं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं होगी। उसने बोला सही नहीं होगी, एग्री करवा लिया उससे। अच्छा, ये सारे इक़्तिदामात जो मैंने किए वो इसलिए किए ना ताकि मैं अपने एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इंडिपेंडेंस को देख लूं, और मैंने उससे एग्री भी करा लिया कि ये। और क्या मैं एग्रीमेंट में ये लिखूं कि आपका काम क्या क्या है, कि आपने क्लाइंट के इन एसेट्स को रीवैल्यू करना है, ऐसा ही है? ये किससे लिखवा रहा हूं मैं? एक्सपर्ट से, और हम दोनों साइन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आ गया मार्केट में, सर व्हाट इफ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने कोई और फेयर वैल्यू निकाली और ऑडिटर के एक्सपर्ट ने, अभी तो हम एक्सपर्ट को लाए नहीं अपनी जिंदगी में, अभी तो हम अपनी जिंदगी में उसको एंटर कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ? वो कह रही हैं कि सर, मतलब मेरी बहन का बड़ा मासूमाना सवाल है कि सर अगर वैल्यू में डिफरेंस आ गया, हम तो कह रहे हैं अभी उसका हाथ पकड़ा ही था कि चलो, आवाज आई भाई डिफरेंस आ रहा है, नहीं भाई हम कह रहे हैं पहले उसको लाओ तो सही। एक्सपर्ट कह रहा है ये क्या बदतमीजी है यार, काम किया नहीं है डिफरेंस आ गया। एक्सपर्ट कह रहा है काम किया नहीं, डिफरेंस ले आए आप, आपको मेरी कॉम्पिटेंस पे शक है। मैंने कहा नहीं, निमराबाजी को है, हम आपको अपने साथ लेके चल रहे हैं और किसी के पास बिठाएंगे। तेरे लिए ला रहा हूं ना, कोई मसला नहीं, वो तो खुशी है। चलो खैर, शौक शौक की बात है। इधर चलें, सेम सवाल हम में से कोई करता तो फिर आप हमें बताते, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। इधर मैं तो देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आ पर्सन, जो कि एक बंदा हो और एक बहन हो, सही है? भाइयों से सलूक अलग होता है, बहनों से सलूक अलग होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़रा हम निम्रता से बातें कर रहे हैं आपसे, आप सही है? इधर आज तो चलें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है भंगी, नहीं भाई, या मतलब वैसे भी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे छोटे, मैं वैसे ही बताता हूँ तुम्हें ताकि इससे आगे की कहानी फिर बाद में शुरू करते हैं। अब मेरा कोई वैसे भाई नहीं है ना, एक छोटी बहन है मेरी बस, तो
हुआ ये कि अब मेरे खाला के बेटे हैं छोटे, तो अब मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, मतलब मैं क्वालिफाई तो नहीं हुआ था, पर मैं वैसे ही बैठ गया ना, तो मैं पढ़ रहा होता था, मतलब छत पे बैठे हुए लाइट लगा के हवा में ना सुकून से, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब वो आया, अब वहाँ पे ना स्लाइड थी यूँ, तो वो बच्चा था छोटा, वो बोल रहा है आकाश भैया फिसलूँ, मैंने कहा फिसल, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर वहाँ पे, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ BFD तैयारी कर रहा हूँ, CFAP 6 की तैयारी कर रहा हूँ, फिर बोल रहा आकाश भैया फिसलूँ, मैंने कहा फिसल। तीसरी बार उसने पूछा ना, बुद्धि पे चमाट दी मैंने कहा फिसलने में मेरी जो परमिशन है वो क्यों चाहिए, फिसल जा भाई। 3 बार पूछ चुका है फिसलूं, मैंने कहा फिसल, फिसलूं फिर फिसल, तीसरी बार में तो पिटा वो। अब जाहिर सी बात है, ये कोई बहन वहन होती तो कहती कि भैया मैं फिसलूं, तो मैं बोलूँ हाँ बेटा फिसल ले, कोई मसला नहीं है, उसको तो मारेंगे नहीं ना। पर हाँ अगर ये था तो बहुत कुटा मुझसे आज तक, अब तो खैर बड़े हो गए वो बच्चे, पर आज तक वो डर लगता है उसको। हाँ वो आज तक भाई जब वाटर पार्क भी जाता था बोलता नहीं बैठूंगा स्लाइड पे, डायरेक्ट जंप इधर। तो खैर ये गया, देखो अवेश कह रहा मैं फिसलूं पर स्लाइड तेरे को मैं बताऊंगा। इधर चलें, इधर देख लो प्लीज फोकस के साथ। अच्छा चलें प्लीज। तो भाई मतलब ये एग्जांपल इसलिए थी ताकि आपको बात समझ आए कि फर्क होता है, सही ना। आप मतलब जो लॉन्डो से व्यवहार रखते हो वो फीमेल से नहीं लग सकते, सही है। चलें ओके। अच्छा आप प्लीज फोकस के साथ वापस से, यानी जो लड़कों से जो बिहेवियर होता है वो लड़कियों से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने उनको बड़े प्यार से बनाया है, सही है, बहनें ये वो सारी चीजें, इसलिए हाँ तेरे को तो फरागत में बनाया है, कुछ मटेरियल बच गया होगा चल भाई ये क्या बोल रहा तू भाई। इधर चलो, इधर प्लीज फोकस के साथ, चला इधर देख लो प्लीज जल्दी। अच्छा हमने कहा कि अभी हम एक्सपर्ट की बात करें, तो हमने अपने एक्सपर्ट से सारी चीजें ये देख ली हैं। अच्छा अब आगे सुनिएगा, क्या हमने सामने वाला जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को असेस किया? यस असेस किया। उसकी कॉम्पिटेंस को कैसे असेस किया जल्दी बताओ? उसकी पब्लिश रिपोर्ट, उसकी कॉम्पिटेंस, उससे इंक्वायरी कर ली, उससे मीटिंग कर ली, ये सारी चीजें कर करा के हमने ये हिसाब किताब कर लिया। अच्छा अब सुनिएगा, कहानी यहां से शुरू होती है। अब हम अपने एक्सपर्ट और उसके एक्सपर्ट की बात कर चुके हैं। अच्छा वंस मुझे रिलायंस आ गई ना कि उसका एक्सपर्ट सही है, रीजनेबल बंदा है, मैं बोलूंगा अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट दे दे, अपने एक्सपर्ट की। तो फिर ये क्या था? ये क्लाइंट का शेड्यूल है, इसमें जो फेयर वैल्यू आ रही है ना वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट से आ रही है। एग्रीड? हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की क्या ऑब्टेन करेंगे? रिपोर्ट। चले मैनेजमेंट एक्सपर्ट की आपने रिपोर्ट ले ली। अब सुनिएगा आगे, आगे गेम तो यहां से शुरू होती है। जब आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऑब्टेन की तो उसके अंदर वो अजम्पशंस भी लिखता है, मेथोडोलॉजी भी लिखता है, दो अलग अलग बातें। पहली मेथोडोलॉजी, दूसरी अजम्पशन। पर पहले आगे जाने से पहले हम जरा ना थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि सुकून आ जाए कि क्या क्या कवर हो चुका है। सबसे पहले देखा ऑब्टेन रिवैल्यूएशन वर्किंग शेड्यूल फ्रॉम द क्लाइंट एविडेंसिंग क्लास ऑफ एसेट, डिस्क्रिप्शन, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सरप्लस या डेफिसिट। आगे इंश्योर दैट द एंटायर क्लास हैज बीन, और फिर हमने कहा मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे टोटल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अभी इसके कंटेंट्स को टेस्ट करना बाकी है। कैरिंग अमाउंट हम देख चुके थे, फेयर वैल्यूएशन अभी देख रहे हैं, और फिर सरप्लस आएगा, बैलेंसिंग फिगर। कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे? फेयर वैल्यू से, तो आपके पास सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। चलें ओके। फिर हमने कहा असेस कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दी, देखो क्या लिखा हुआ, चेक क्वालिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इंस्पेक्ट पब्लिश रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, परफॉर्म इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, असेस एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन द। चारों बातें समझ आती हैं, पक्की बात है, क्लियर है। अच्छा आगे फिर हमने, अच्छा ये जो कॉम्पिटेंस है वो यही है ना कि यार हम उसको कह रहे हैं कि आप टावर्स की वैल्यूएशन करो, जबकि उसने कभी टावर्स की वैल्यूएशन की नहीं है, तो लाइकलीहुड है कि वो गलत करेगा। बिल्कुल देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर वो इंटरनल एक्सपर्ट है, कंपनी में ही काम करता है, तो क्या आपका रिस्क बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर वो थर्ड पार्टी है तो फिर रिस्क नहीं होगा। क्लियर है? चलें ओके। अब आपने कहा, इसके बाद आप इस पे आ जाएं, कंसिडर अपॉइंटिंग, इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। एग्री करूंगा टर्म्स? अच्छा फिर मैंने कहा इंश्योर डेटा प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर एक्सपर्ट इज सेम। अच्छा मैंने पता है क्या किया, मैंने उससे ईमेल ली थी ना, वही उठा के उसको चिपका दूंगा।
ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सेम होना चाहिए, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो पहले बताओ यहां तक अलाइंड है? चलो यहीं तक हमने सीखा था ना। अब हमने उसकी रिपोर्ट ऑब्टेन की, किसकी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। अच्छा आप यूं समझिए, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऑडिटर के एक्सपर्ट को ले आया था, बट पहले हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का पूरा काम करेंगे, फिर ऑडिटर एक्सपर्ट को लेके आएंगे। पहले हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का पूरा हिसाब किताब देखेंगे, क्या वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है, वो सारी चीजें करने के बाद उसकी रिपोर्ट भी ले लेंगे, और फिर अपने एक्सपर्ट को बोलेंगे भाई ये ले उसने ये काम किया हुआ है, तू अपने हिसाब से देख के पता कि वैल्यू क्या बनती है। एग्रीड है? अच्छा सर वो इंपॉर्टेंट में क्या लिखा था बेटा? यही कि कंसिडर करेंगे अपने एक्सपर्ट को लगाने का, वेरी इंपॉर्टेंट। यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर? चलें अब हमने क्या किया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऑब्टेन की। देखो सबसे पहले चीज क्या लिखी हुई है, असेस रीजनेबलनेस ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अच्छा आप मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं, ये तुम्हें वैसे कहीं नहीं समझ आएगी अनलेस कि तुमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ, तो सुन लेना इधर। अच्छा दो चीजें लिखता हूं यहां पे इसकी वैल्यूएशन के लिए। पहली चीज मेथोडोलॉजी क्या, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड मैंने जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली ना, अच्छा ये वही कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो टावर्स को वैल्यू करना चाह रही थी, मैं उसको रीवैल्यू करने दूं या ना दूं? नॉलेज तो होनी चाहिए ना। हुआ क्या है, हम तो नॉलेज के लिए भी काम करते हैं, ताकि कहानी कैसे सुनाएंगे यहाँ पे, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना। अगर ये हरकतें करता ही नहीं मैं तो कहानी नहीं मिलती, और आगे तो और कहानियाँ आनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या अगेन मैंने उसको ना ही करने दिया हो वैल्यू, तो मैंने रिपोर्ट पूरी रीड की और मुझे पता लगा कि उसमें और क्या क्या ब्लेंडर्स हैं। आओ देखते हैं। हमने कहा जब मैंने उसकी रिपोर्ट को ऑब्टेन किया और इंस्पेक्ट किया तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने जो वैल्यूएशन की है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड पे की है। कौन सी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड पे की है। अच्छा मैंने कहा यार ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या होता है, जैसे तुम मुंह बना रहे हो अजीब से, अभी हम सही करते हैं उसको। सही है जी, कि यार रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है क्या? उसने बोला अभी आपको बताते हैं। उसी के अंदर उसी ने डेफिनेशन लिखी हुई थी चसी ने, सुनना। उसने कहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ये है कि आज जो हमारा लोहा है वो कितने केजी है, जो टावर है, टावर कितने केजी का है, किलोग्राम होता है ना, कि कितना वेट है उसका, मल्टीप्लाई बाय रेट। भाई लोहा, लोहे का रेट इनटू केजी, आंसर आ गया, वैल्यू है। अच्छा ये आ गई एक वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुनना, ये आ गया टोटल वैल्यू। पर मैंने कहा भाईजान हेलो, ये टोटल वैल्यू ना फ्रेश लोहे की है, सही वाले की, जंग आलूद की वैल्यू कम होगी। वो बोल रहा है इसमें से माइनस करो, आपके एसेट की वैल्यू आ गई। अच्छा फिर उसने सारी नीचे मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि वियर एंड टियर मैंने कैसे निकाला, क्योंकि अगर इस हद तक अगर उस पर जंग लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू इतने से डिमिनिश होगी, वो सारी चीज़ें उसकी, क्योंकि एक्सपर्ट है वो तो एक्सपर्ट है, वो कर रहा है ये काम। जब मैंने ये देखा ना तो मैंने क्लाइंट को बोला खाली रिलायबिलिटी के लिए, ताकि मुझे तो इसको कन्विंस करना था कि मैं आपको करने नहीं दूंगा ये। सुनना, यस प्लीज सुनना फोकस के साथ। हमने ये कहा वियर एंड टियर माइनस हुआ, एसेट की वैल्यू आ गई। मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने क्लाइंट को बोला यार जानी ये वैल्यूएशन का तरीका गलत है। बोला क्यों यार, क्यों गलत है? मैंने कहा आओ तो मैं प्रूफ करता हूँ। मैंने कहा तुम्हें इन टावर्स को बेचना है या चलाना है? चलाना है। ये वैल्यूएशन तब अप्लाई होती है जब बेचना हो। ये वैल्यूएशन तब अप्लाई होगी जब बेचना हो, क्योंकि आप बोलो आज मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूं, उसको हम कहते हैं एग्जिट प्राइस। क्या कहते हैं? अब वो भी बोल रहा पता नहीं कौन आ गया है, पता नहीं पागल है, किसी चीज पे मान ही नहीं रहा,
तो हमने बोला टेक्निकलिटीज पे बात करते हैं वापस से। ये जो उसने वैल्यू निकाली है फेयर वैल्यू नहीं है, बट मेथडोलॉजी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब समझते हो कि आज अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, यही है ना। अच्छा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट की वैल्यू माइनस वियर एंड टियर, ये पैसे। क्लियर है, ये उसकी बात है। मैंने कहा यार तुम चलो मैं तुम्हें अलाउ भी कर दूं ना, मैं क्या तुम्हें पार्टनर अलाउ कर दे, कॉल तो उसकी है, साइन तो उसने करना है, हम तो सिपाही हैं, हम तो खाली मसले को रोक रहे हैं ताकि वहां तक बात नहीं जाए। खैर, तो अगर वो अलाउ भी कर दे ना, मैं एक चीज पे और पंगा डाल दूंगा, क्योंकि मुझे कह रहा था यार मैं पार्टनर से बात कर लूंगा। मैंने कहा कर ले भाई, वो तो मुझसे ही पूछेगा करना नहीं करना, खत्म हो गई बात। मैंने कहा पावर तो यहाँ है, डिसीजन मेकिंग वहाँ है, वो मुझसे पूछेंगे मना कर दूंगा। बोले नहीं, अगर मैं ये बता दूं कि किसी एक कंपनी में हुआ है, मेरे को लगा कि उसको भी पता लग गया कि वो कंपनी कौन सी है, मैंने कहा चल तब भी हुआ है, तब भी मैं ये रिपोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता है क्यों, मैंने कहा मेथोडोलॉजी सही नहीं है। वो बोल रहा है क्यों मेथोडोलॉजी सही नहीं है, मैंने कहा आपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड लगाया हुआ है, आपने मुझे अभी खुद 2 मिनट पहले कहा था कि आप एग्जिट नहीं कर रहे। तो बोल रहा एग्जिट नहीं कर रहे तो फिर मैं वैल्यूएशन कैसे निकालूं, मैंने कहा इनकम मेथड। उसने बोला ये क्या मेथड है, मैंने कहा आप देखो आपके जितने टावर्स हैं उससे कितनी इनकम जनरेट होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उससे कितनी इनकम जनरेट होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। नहीं 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 नहीं, सुने, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो टावर्स हैं, ये जो टावर्स हैं इसकी वैल्यूएशन देखनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि अगर आज मैं ये कंपनी खरीदने जाऊं तो मैं इसकी कीमत पता है कैसे लगाऊंगा, प्लीज सुनना, ये मैं इसको खरीदने जाऊं तो मैं इसकी कीमत कैसे लगाऊंगा कि ये टावर मुझे कितना कमा के देंगे फ्यूचर में। नहीं यही बात समझ, देखो मैं फेयर वैल्यूएशन कर रहा हूं, दिस इज नॉट वैल्यू इन यूज। मैं क्या कर रहा हूं, फेयर वैल्यूएशन, दिस इज नॉट अ वैल्यू इन यूज। मैं देख रहा हूं कि भाई मेरी वैल्यू ऑफ एसेट क्या है। तो मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा अगर मैं भी बायर हूं ना, बाखुदा मैं यही देखूं कि आज अगर मैं सेटअप को खरीदूंगा, सिर्फ टावर को खरीदूं मैं, तो वो टावर अभी अब तुम्हें नहीं पता शायद, ये एंग्रो ग्रुप ने जो जैज है उसके टावर्स खरीद लिए हैं। अच्छा, उसने टावर सेपरेट कर दिए तो वो टावर कंपनी हो गई। अच्छा, अब वो जो टावर कंपनी है पता है उसने वैल्यूएशन कैसे कराई। अच्छा, जैज अलग है, जैज ने बोला यार क्यों मैं इतना डेप्रिसिएशन लेता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, उसको बाहर निकाल दो अपनी कंपनी से, इसका रेंट पे कर लूंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। लीज पे ले लिया उसने, उससे बोला मैं वियर एंड टियर मेंटेनेंस मैं नहीं बर्दाश्त करा, जाए कोई और देखे। अच्छा, जिस कंपनी ने खरीदा वो कंपनी टावर को बन गई, टावर कंपनी बन गई। अच्छा, मैंने पूछा वैसे ही उससे हमारी स्ट्रेटजी वाले, तुमने वैल्यूएशन कैसे की थी इसकी, उसने बोला भाई वैल्यूएशन तो ऐसे की थी कि हमने ये देखा कि ये कंपनी टावर बिजनेस से उनको कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगी। यानी अगर जैस की कॉल टावर से रूट होती हुई आती है तो जैस क्या करेगा, उस टावर कंपनी को पैसे पे करेगा। जैस क्या करेगा, टावर कंपनी को पैसे पे करेगा। तो हमने भी तो यही सीखा, हम भी तो यही देख रहे हैं कि ये टावर कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वही तो मैं प्राइस पे करूंगा, वही तो मैं प्राइस पे करूंगा। यकीन करो ये जो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू वाली चीज है ना, उससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यू आई थी। लॉजिक भी है, या मतलब देखो आप ये बोल रहे हो कि मैं एग्जिट करने की बात कर रहा हूं, हम एग्जिट कर रहे हैं या कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आपकी वैल्यू किसको देख के होनी चाहिए, एग्जिट वैल्यू, कंटिन्यूटी वैल्यू। हम भी यही कह रहे हैं कंटिन्यूटी वैल्यू होनी चाहिए, या तो उसकी एक्टिव मार्केट हो, एक्टिव मार्केट है ही नहीं, तो जब एक्टिव मार्केट नहीं है तो वो तो नहीं कह सकते ना फॉरन इतने का बिकता है, तो फेयर वैल्यू सीधी सीधी ऑप्ट हो जाती है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इस केस के अंदर मसला था मेथोडोलॉजी का। हाँ, अगर वो कहते हैं कि यार हम एग्जिट कर रहे हैं, हमारी फेयर वैल्यू क्या है, तो फिर रिप्लेसमेंट चल जाता। पर हम कह रहे हैं कि एग्जिट नहीं कर सकते, हमें चलाना है इसको अपनी कंपनी में, तो यार आई एम रियली सॉरी टू से कि ये वाला मेथड गलत है। आपको अगर उसकी फेयर वैल्यूएशन देखनी है तो आप ये देखें कि आप इसी टावर से कितनी इनकम, यानी पता है हुआ क्या। अच्छा, क्या टेलको कंपनी के पास ये डेटा नहीं होता कि किस टावर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, बिल्कुल होता है। वो बोल रहा है हिस्टोरिकल डेटा निकालो, उसको प्रोजेक्ट करो, और एक बच्चा अगर इसको कंफ्यूज करे ना वैल्यू इन यूज, और उसमें तो आपको याद होगा वैल्यू इन यूज में आप लोग जो हैं
वो जो ओवरहॉलिंग वगैरह वो नहीं डाल सकते, ऐसा ही है, पर इस वैल्यूएशन में डाल सकते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू निकाल रहे हो। क्या आप कह रहे हो मैं इतना खर्चा करूंगा उसकी इतनी ऑप्टिमम कैपेसिटी हो जाएगी, वो सब अलाउड है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इन यूज नहीं निकाल रहे, फेयर वैल्यू निकाल रहे हो। और फेयर वैल्यू का मतलब है उसकी एक्चुअल वैल्यू सारे अखराजात करने के बाद कि ये मुझे कितना कमा के देगा। एग्रीड है, पक्की बात है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। तो अब जब मैंने एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखी तो क्या वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट मुझे किस पे अंदेशा दे रही है, क्या गलत है उसमें? अब देखो क्या लिखा हुआ है, असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द। अच्छा, अगर उसकी मेथोडोलॉजी गलत होती तो सारी वैल्यू ही गलत होती, तो आपके लिए कोई भी एसेट की वैल्यू रिलायबल, यहां पे आ गई बात रिलायबिलिटी की, नहीं है रिलायबल। एग्रीड। आगे देखें, इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस यूज्ड बाय द। अच्छा, फिर जब उसने कैश फ्लो बनाया तो आप भी तो अंधे नहीं थे, आपको बिजनेस का नहीं पता, आपको नहीं पता कि हिस्टोरिकली टावर से इनकम कितनी आती है, तो क्या उसकी प्रोजेक्शंस के अंदर जो उसने यूज किया हुआ है, क्या तुम लोग उसकी रीजनेबलनेस को असेस करोगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल करेंगे। आगे देखें, मैच अमाउंट। अब जब उसने सारी अजम्पशन तुमने चेक कर ली, फिर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में लाइन बाय लाइन एनेक्जर में एसेट्स के नाम के साथ, कोड के साथ, एसेट कोड भी होता है, वैल्यू भी आ रही होगी। अच्छा, हम ये कर लें कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट की वैल्यूज को अपने शेड्यूल जो उसने प्रोवाइड किया था भंगी ने, इससे मैच कर लें। क्या मुझे फेयर वैल्यू का सबूत मिलता जा रहा है? एविडेंस गैदर कर रहा हूं। वैल्यू किसने निकाली थी? तो हमने एक्सपर्ट की बातों पे ऐसे ही यकीन कर लिया, सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके यहां तक पहुंचे हैं, डेटा की कंप्लीटनेस, उसकी कॉम्पिटेंस, उसने अजम्पशंस क्या ली हुई हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। हमने कहा हम अभी भी कच्चे हैं, हमें सही सबूत नहीं मिला, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह अपने एक्सपर्ट को भी ले आओ। ये तो हमने यहां तक काम कर लिया ना। अब हमें शक हो रहा है कि यार हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि हमें असेस करने की तमीज नहीं है, हम उस एरिया के एक्सपर्ट नहीं है, पर जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से कर लिया। नॉलेज तो है ना, नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला भाई अपने भाई को अपॉइंट करते हैं ऑडिट एज एक्सपर्ट। अब शुरू देखो कहानी, आधी तो तुम्हें सिखा दी मैंने। इवेल्युएट करेंगे कॉम्पिटेंस एंड दूसरा एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ, तीसरा इंश्योर करेंगे जो डेटा गया है क्या वो सेम है या नहीं है। आखिरी चीज देखो, कंपेयर फेयर वैल्यू डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर्स एक्सपर्ट विद द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द। अब आई ना बात, दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हमारी बहन वाली बात, यहां पे पहुंचने तो देते, उसको लाए नहीं है, उसको कंफ्यूज कर रहे हो कि यार भाईजान डिफरेंस आ सकता है। वो बोला तेरे को पता तो मुझे क्यों रख रहा है, सही है ना। अभी उसको सुकून से काम करने दिया हमने बोला अपनी रिपोर्ट उठाई मैनेजमेंट की अच्छा, अगर मैनेजमेंट की एक्सपर्ट की रिपोर्ट में मेरे में डिफरेंस है तो शेड्यूल में भी डिफरेंस है, हाँ या नहीं? अच्छा, फिर ये हो सकता है टर्म्स मीन्स फीस वगैरह, भंगी टर्म्स मीन्स फीस वगैरह नहीं, कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये सारी चीजें एग्री होगी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल तुमने अपने एक्सपर्ट को ऐसे ही खुला जाने दिया, वो भी अपनी मेथोडोलॉजी लेके आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैटर, तुम बोलोगे भाई जिसको मना किया था तू भी उसी चक्कर में लग गया, तो क्या पहले उससे आज एग्री करोगे कि मेथोडोलॉजी होनी क्या चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? आप कितने टाइमलाइन पे मुझे रिपोर्ट करोगे, क्या आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, अगर कोई इशू आएगा तो कब बताओगे, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, किस बंदे को ईमेल करोगे ताकि कोई चीज मिस। बातों बातों में आपको एक्सपर्ट भी सिखा रहा हूं, बातों बातों में आपको। इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू कैन, इधर प्लीज सुनिएगा। चलें आगे देखें जल्दी से, प्लीज देखें जल्दी से, यही सारी चीजें उसमें ही हैं, यही सारी चीजें उसमें ही हैं। चलें, अच्छा खुबैब कह रहे हैं सर मेथोडोलॉजी एक्सपर्ट को ज्यादा सही से पता होगी या ऑडिटर को? प्लीज मैं आपको बताता हूं, मेथोडोलॉजी आप एग्री करेंगे, रीजन बीइंग कि इंटेंशन आपको पता है कि मैनेजमेंट इसको कंटिन्यू करेगी या एग्जिट करेगी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने न्यू बाइक खरीदी, आप चले गए, आपने बोला यार इसको मॉडिफाई कर दो, उसने साइलेंसर निकाल के रंग बिरंगी बाइक बना के दे दी। भाई वो इसलिए क्योंकि आपने बोला मेथोडोलॉजी एग्री नहीं की थी, उसने बोला ऐसी वीआईपी बाइक बना दे लोग देखें।
पीछे खुसरे भाग रहे हैं बाइक के तुम्हारे, ओ भाई क्या रंग बिरंगी बाइक लेके घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यार अब सुनो, अब कहने का मतलब ये है कि पहले उससे एग्री तो कर लो। एक्सपर्ट के पास गए हो तो बोला बाइक बना दे, ऐसी लगे कि सब देखें, देख रहे हैं सब, एक ही सीट है, अकेले घूम रहे हो, जिसको लेने जाना था बोले बैठूं कहाँ, सही है इधर चलें। कहने का मतलब यह है कि भाई मेथोडोलॉजी का मतलब यह है कि आप अगर उससे एग्री नहीं करोगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं, लाइवलीहुड है कि वो गलत करेगा। आप पैसे दे रहे हैं उसको, पहली बात, आप अपना एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं तो एक्सपर्ट हैज टू बी एप्रोप्रिएट। तो नॉलेज वगैरह अपनी जगह, मेथोडोलॉजी अपनी जगह, आप उससे एग्री करेंगे कि ये मेथोडोलॉजी होगी। और इवन पता है मैं उससे इसी एग्रीमेंट के अंदर ये एग्री करता हूं कि मैं आपके वर्किंग पेपर्स रिव्यू करूंगा, यानी जो आप काम करेंगे हमें इजाजत होगी कि हम आपके काम को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद इंक्वायरीज भी करेंगे, तो आप पाबंद हैं जवाब देने के। ये सारी चीजें किसमें एग्री होंगी? एंगेजमेंट लेटर में। पर एंगेजमेंट लेटर कंपनी के साथ या एक्सपर्ट के साथ? एक्सपर्ट के साथ। उसमें हाँ बोले एक और चैप्टर हो गया इधर, तो वाकई उसमें यही है। अब सुनिएगा, तो ये सारी चीजें एग्री होती हैं ताकि वो इस बात पे एग्री हो जाए और वो कहे कि सही है यार, अब मैंने मेरा ये प्रोटोकॉल है कि मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। हमने कहा सही है भाई, आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या हम उससे ये भी तय कर लेंगे कि आपने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब तुमने निकाला एक्सपर्ट पे तो एक्सपर्ट पे निकल गया हूं मैं, क्या हम उससे ये भी एग्री करेंगे कि आपने एक्सपेक्टेड डेट ये है कि आपने इस वक्त अपनी रिपोर्ट देनी है? हाँ अच्छा, पता चले वो एजीएम के बाद आ रहा है, यही है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, एजीएम से पहले या मैं उसको डेडलाइन क्यों सेट कर रहा हूं? रिपोर्ट पहले साइन करनी है। अच्छा अगर आप तसव्वुर करें ना सिर्फ कि अगर आपने ये सारे क्लॉजेस एंगेजमेंट लेटर में नहीं डाले विद एक्सपर्ट, तो वो बोलेगा आपने मुझे कहा था इस वक्त डिलीवर करनी है, नहीं कहा था, तो आप फिर बताएं मुझे कि किस वक्त डिलीवर करनी है, तो उस वक्त हमने फिर वो डॉक्यूमेंट करवा दिया। और मैंने उसको ये भी कहा था कि अगर, अच्छा इसमें ये भी होता है एक और चीज, आप अपने एक्सपर्ट की अलाइनमेंट कराते हो मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट से 3 पार्टी एग्रीमेंट करते हो कि हमारा एक्सपर्ट जो भी आपसे पूछेगा आपने उसको बताना है। और मैंने उसको ये भी कहा अगर मैनेजमेंट कोई भी आपको इंफॉर्मेशन ना दे वो भी आपने मुझे बताना है। ये सारी चीजें किस चीज के लिए हो रही है? ताकि कोई हिंड्रेंस, कोई स्कोप लिमिटेशन ना है। बात समझ आ रही है? सारी चीजें उसमें डॉक्यूमेंट होती हैं। चले एनीवेज, अब उसकी रिपोर्ट आ गई, हमने उसकी रिपोर्ट से मैच किया। अच्छा अगर हम अल्लाह का नाम लेके बोलें कि बिल्कुल मैच है, बेहतरीन हो गया, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस, फिर हमने क्या किया, टकाटक डिफरेंस लिया, सरप्लस आया, सरप्लस के बैलेंस को इक्विटी से मैच कर लिया, अल्लाह सुकून हो गया भाई, एविडेंस मिल गया। अच्छा व्हाट इफ हमारा चोर दिमाग कंपेयर किया, वैल्यू में फर्क आ गया, यही है ना तुम लोग, मैं जब भी लिख के लाया हूं, कंपेयर द फेयर वैल्यू अब फॉर डिफरेंसेस, इंक्वायरी करेंगे ना। अच्छा पर इंक्वायरी करने जाओगे ना तो अपने एक्सपर्ट को साथ लेके जाना, हमें पता भी हो तो नॉलेज उसको ज्यादा है, आपको इतनी नॉलेज है कि आपको समझ आए, पर इतनी नॉलेज नहीं है कि खुद री परफॉर्म कर पाओ। एग्रीड? अच्छा अब आप उसको ले गए, आप बैठे में कि भाई ये डिफरेंस आ रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे यार एक काम करता हूँ ना, मैं मीडिएटर, आपका एक्सपर्ट, ये वाला एक्सपर्ट, बात करो आपस में। हाँ हाँ, अब देखो क्या अरेंज, क्या लिखा हुआ है, मीटिंग ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट विद द, अब देखो दो बातें, दो प्रोफेशनल लोग बैठे हुए ना सुनना, और दोनों हैं इंडिपेंडेंट ना, वो भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है, हमारी तरफ से, वो मैनेजमेंट की तरफ से। सुनना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग बैठे हुए हाथापाई हो गई और नहीं भाई क्या हो गया, बस एक मिनट, नहीं क्या, ऐसे लड़ेंगे नहीं वो लोग सुकून से। हम ये कह रहे हैं भाई आप वो बात करेंगे, फिर वो बोलेंगे यार मेरी ये अजम्पशन थी, वो अजम्पशन थी। अच्छा हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, मेरा वाला एक्सपर्ट मान जाए, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, हम मीडिएटर, हम देख रहे हैं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग नहीं है, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि या तो वो एग्री हो जाएगा। अच्छा अगर हमारा एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और वो नहीं मान रहा और हमें ये कंफर्मेशन है, अच्छा फिर ऐसा भी हो सकता है, मैं वैसे एक हाइपोथेटिकल हुआ नहीं है आज तक, हाइपोथेटिकल कि अगर एक ये मसला हो गया ना, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं फिर एक और एक्सपर्ट ले आऊं वाकई इस पॉइंट के ऊपर कि ये अजम्पशन अगर इतनी सिग्निफिकेंट है। अच्छा एम मटीरियल तो आप बोलेंगे जाने दे यार, ऐसा ही है ना, तो अगर वो एक्सपर्ट आ गया
तो फिर आप बोलोगे यार तू अपना थर्ड पार्टी ओपिनियन दे दे कि इसमें से सही कौन है, क्योंकि तुम्हें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए मैंने। अच्छा, अब अगर हमने कहा कि अगर उसने बता दिया कि यार हम सही हैं, तो हम बोलेंगे भाई मिस स्टेटमेंट। हम क्या बोलेंगे? क्योंकि हमने दो ओपिनियंस लिए हैं, एक इमीडिएट एक्सपर्ट, एक सेकेंडरी एक्सपर्ट, पर वो बड़ा रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है। अब फिर तुम लोगों का दिमाग ही चलेगा सर वो भी गलत बोले, वो चलता रहेगा, वो भाई पूरे लोग जमा हो गए, रैली जा रही है, ट्रक में भर के एक्सपर्ट जा रहे हैं कि भाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा भाई, एक ना एक जगह पे वो रुक जाएगा। सही है, पता है भाई आगे ट्रक में ऑडिटर बैठा हुआ है, क्या भाई एक्सपर्ट लेके जा रहा हूँ। सही है, सारे उतर रहे लाइन से फड्डे के लिए, ऐसा नहीं होगा। चलें इधर प्लीज, अब सुनो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या या तो डिफरेंस सेटल होगा, सही है, या तो वो मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा। अच्छा सेटल हो गया तो कहानी खत्म। अच्छा अगर सेटल नहीं हुआ तो अगेन मिस स्टेटमेंट, और फिर वही मटीरियलिटी से कंपेयर करेंगे कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं, और वही रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा अब हमने कहा कि इंश्योर करेंगे सरप्लस अमाउंट हैज बीन पार्क्ड इनटू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, यही है ना? आपने कंपेयर किया था, अकाउंट में आया। अच्छा ये पीएनएल में जानी आपने मेक श्योर करना है। अच्छा आपने ये भी देखना होता है कि अगर मल्टीपल क्लास सी वैल्यू हो रही हो तो एक क्लास का एसेट नेट नहीं हो सकता। अच्छा एक एसेट दूसरे एसेट से नेट हो सकता है? पक्की बात है, ओके। रिकैलकुलेट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अगर पहले से चलती हुई आ रही है तो आपको याद होगा कि इंक्रीमेंटल, ताकि वो रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के। अच्छा ये सारे प्रोसीजर कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करने के लिए नहीं, अगर हर साल हो रही होगी तब भी है। यानी एक एंटिटी ऑलरेडी किस पे हो, या रीवैल्यूएशन मॉडल पे इस साल जा रही हो, दोनों केसेस में ये मॉडल, ये वाले प्रोसीजर लगेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाले भी आएंगे। सही है, चलें। नहीं 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 भाई, जब चेंज होगी ना, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं होगी तो वो प्रोसीजर क्यों आएंगे? तो यानी आपको ना एग्जामिनर घुमाएगा ऐसे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, वो ये बोल के निकल जाएगा, और आपको बाकी चीज़ों पे वो मुतवज्जा करेगा कि रेवेन्यू का रिस्क है ये, तो आपने वो लाइन नहीं भूलनी। तो आपको बोलेगा अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताएं कि आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो उसमें वो भी आएगा। सही है, यस, वो IAS 8 वाले प्रोसीजर आ जाएंगे। अच्छा अब हम ये करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि डिस्क्लोजर गिवन इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। तो आपको ये तो याद है ना कि डिस्क्लोजर के अंदर HCA भी रिपोर्ट होती है, और वह पाकिस्तानी कानून के हिसाब से FSV भी रिकॉर्ड होती है, फोर्स सेल्स वैल्यू। बताता हूँ क्या होती है ये फोर्स सेल्स वैल्यू। ये होती है कि आप अगर उसको इमीडिएटली भेजें जल्दबाजी में, अच्छा देखो अगर आप वैसे रुक के ठहर के बेचते तो उसकी प्राइस अच्छी मिलती है, और अगर फौरन बेचोगे तो वो बोलता है FSV भी बताएंगे अगर आपने फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है। अच्छा नेम ऑफ द वैल्यू एंड डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, के नाम क्या था, किसने रीवैल्यू किया था, उसकी डेट क्या थी। अच्छा अगर आप 31 दिसंबर पे वैल्यूएशन कर रहे हो और आपने अगले साल के दिसंबर में वैल्यूएशन की हुई है, क्या टाइमिंग गैप है ना, तो वो होना नहीं चाहिए, करीब करीब होनी चाहिए 31 दिसंबर के, ताकि रिलायबल हो। एग्रीड है? चलें सर, सेम क्लास वालों को नेट करेंगे। देखो अगर एक ही क्लास है तो उसी में अगर सरप्लस वगैरह आ रहा होगा, एक लाइन आइटम है ना, पर आपने वैसे वर्किंग में बता रहा हूं एसेट बाय एसेट का ख्याल रखना होता है। आपने वर्किंग में एसेट बाय एसेट का ख्याल रखना होता है, यानी अगर एक एसेट में सरप्लस है दूसरे में डेफिसिट है, आप दोनों को नहीं कर सकते, पर लाइन आइटम एक आ रहा होता है इसलिए आपको देख नहीं रहा होता, पर आपने एसेट बाय एसेट तमीज रखनी होती है, यानी एक एसेट का सरप्लस दूसरे एसेट के डेफिसिट से नेट नहीं हो सकता, ये याद रखना। हाँ, एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास, वो क्लास ओवरऑल देखी जाएगी। एग्रीड है? ऑनलाइन में लोग क्लियर है? जल्दी बताओ। HCA का मतलब है हिस्टोरिकल, ये वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर वो कभी रीवैल्यू ना हुआ होता। तो पहले बताओ जानी, यहां तक बात क्लियर है? नहीं, तो वो भी देखो, एक अगर आज तेरे पास मोबाइल है, तुम मार्केट में लेके जाओ उसको बेचने हैं, तो तुम अगर उसको सुकून से बेचो तो तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसकी फेयर वैल्यू अलग है। अब तुम बोलो अर्जेंट सेल है, पैसे अभी अभी चाहिए, तो कम मिलेंगे, तो वो अर्जेंसी को बोल रहा है इनकॉर्पोरेट करके FSV निकाली जाती है। यस, मार्केट वैल्यू में एडजस्टमेंट करके FSV आती है। नहीं, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। उसमें कौन सी चलती है गोइंग कंसर्न में? बंद तो वैसे ही हो रही है ना। नहीं, किसने कह दिया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल,
फेयर वैल्यू इज नॉट फॉर सेल्स वैल्यू। तो हम अभी टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन। तो जब भी एसेट्स को रीवैल्यूएशन पे रखोगे तो एफएसवी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ऊपर याद रखना, ऊपर फेयर वैल्यू आ रही होगी नोट्स में, आपका एसेट किस पे कैरी हो रहा होगा, पर वो कह रहा है उस फेयर वैल्यू की भी एफएसवी बताओ कि अगर इमीडिएटली बेचूं जल्दबाजी में तो वो फेयर वैल्यू कितनी कम दिखेगी। ये डिस्क्लोजर है, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है। क्लियर है? तो भाई ये बता दो क्या रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। सर अगर एक डिपार्टमेंट है कंपनी का वो ऑपरेट करना छोड़ दे तो ये इंपेयरमेंट इंडिकेटर होगा? नहीं भाई, क्या हो गया? अगर एडमिन वाले काम नहीं कर रहे तो क्या मतलब इंपेयरमेंट हो गई? नहीं, देखो इंपेयरमेंट जितनी मैंने बताई है मुनज़्ज़ा उतनी है। पता नहीं तुम लोगों को कहाँ कहाँ घुमा के आ गया था, कल तो मैं CGU वगैरह सब सिखा दिया। वो कह रही है कि सर अगर एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो इंपेयरमेंट है। अब यहाँ पे हमारा एडमिन काम नहीं करता तो इम्पेयर्ड तो नहीं है ना, मसला ही है। चलो सही है जानी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़। देखो अगर आप कह रही है प्रोडक्शन काम नहीं करता तो वो तो फिर सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, वो तो वैसे ही इम्पेयरमेंट है ना, पर वो सेल्स कम होनी चाहिए। यस, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।